जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त, आपका स्वागत है अपने स्टडी क्लासेस पर। जो कि आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th पहले चैप्टर को। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जानने से पहले हम जान लेते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहले जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण किसे कहते हैं। जो कि हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया ऐसे पदार्थ जिसमें नए गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब हम जानते हैं अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद भी किसे कहते हैं उसको भी जान लेते हैं। पहला है ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा या भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। अब इनके उदाहरणों को हम समझ लेते हैं। उदाहरण जैसे कि उदाहरण में है पहला है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और मैग्नीशियम फीत का जलना, दही का लगना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अब हम जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि पहला है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन। जैसे कोई धूप लगने पर रंग की मतलब कपड़ों का रंग उड़ जाता है, उसी प्रकार रंग में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, किसी चीज़ को गर्म करते हैं और वह थोड़ी देर में वह नॉर्मल हो जाता है। जैसे गैस का उत्सर्जन, गैस थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता है। उसी प्रकार अब हम जान लेते हैं रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना जो कि हम देख रहे हैं ये 3 प्रकार मतलब 2 प्रकार से हो सकता है। पहला है शब्द समीकरण। पहला क्या है? शब्द समीकरण। जो कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि LHS को ही हम अभिकारक मान लेते हैं और जिंक सल्फेट हाइड्रोजन को ही हम RHS मान लेते हैं। तो इसे हम सिद्ध करते हैं। ये मैथ की तरह हम इसे लगाते हैं। जो कि LHS को, जैसे जिंक को Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को ही सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं या अभिकारक के मतलब अभिकारक का भाग है। और उत्पाद के जैसे कि जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, ये उत्पाद हैं मतलब RHS। चलिए दूसरे स्लाइड पर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब हम जान लेते हैं रासायनिक समीकरण। अभी तक हम जानते थे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अब जानेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण के तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। मतलब इनकी भौतिक अवस्था के रूप में ही लिखे जाते हैं। दूसरी प्रकार से जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यक परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे कि यह नीचे की ओर यह उत्पाद मतलब उत्सर्जित होता है। अब हम जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। पहले जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार किया जाता है। पहले द्रव्यमान संक्षारण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उत्पाद होता है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान जो कि द्रव्यमान संक्षारण का नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है या नष्ट होता है। अब दूसरे शब्दों में ये इसी को हम जैसे कि अभिकारक और उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक होता है एवं उसके पश्चात उत्पाद। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अब हम देखेंगे पहले चरणबद्ध को संतुलित करना। मतलब चरणबद्ध संतुलित करना। एक टॉपिक को इस प्रकार
संतुलित करेंगे, यही सब पेपर में पूछे जाते हैं। हम आपको इतनी बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अब चलिए हम पहले जान लेते हैं पहले चरण से कैसे संतुलित करते हैं। जैसे कि पहले लिखा है चरण 1 में, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना दिया जाता है। जैसे कि हम Fe लिख दें और Fe लिखकर एक बॉक्स बना लेते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, प्लस फिर H2SO4 और H2SO मतलब H2O जो कि जल है। अब इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, देखिए ये बता रहा है, कह रहा है मतलब संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए, जो कि दूसरे चरण में ये पूरे जो उसमें परिवर्तन हुआ है या दूसरे चरण में ये बताएगा। देखिए चरण दूसरे में, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। जैसे कि तत्व, इतने तत्व हैं, ये इतने तत्व हैं, देखिए इतने तत्व हैं। अब इन्हें हम इस बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं। पहला जैसे Fe2O, Fe 1 है पहले चरण में और दूसरे में 3 है, और हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन दूसरे में भी 2 है और ऑक्सीजन 1 दूसरे में 4 है। अब तीसरे चरण में क्या कह रहा है, तीसरे चरण में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। जैसे कि Fe प्लस Fe4H2O, Fe3O4 प्लस H2O, यह संतुलित किया जा रहा है। अब चौथे चरण में यह संतुलित हो जाएगा। संतुलित मतलब सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। मतलब चरण 3 जैसे कि अब यहाँ पर मतलब 4H2O इधर है H2 अब यहाँ पर हो गया, इधर हाइड्रोजन के पास मतलब H2 के पास 2 लगाना पड़ेगा। देखिए चरण चौथे में मतलब 4 दूना 8 मतलब 4 लगाना पड़ेगा। यह सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। जैसे कि Fe मतलब 3Fe प्लस 4H2O, देखिए यहाँ पर भी 4H2O मतलब 4 दूना 8, इधर भी देखिए 4 दूना 8 हाइड्रोजन, ये भी है, इधर जल है, और 3Fe, इधर देखिए 3Fe भी है, और 4O4 मतलब ऑक्सीजन 4 है। देखिए यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर देखिए 4 है, देखिए ये देखिए 4 है ना, ये देखिए 4 है, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखिए 4 ऑक्सीजन है, इसलिए यह संतुलित किया हो गया। जैसे कि सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक के दोनों ओर समान हो चुकी है या हो गई है। चलिए अब हम देखेंगे कि चरण 5 में इसे किस प्रकार से किस भौतिक अवस्था में लिखते हैं। जैसे कि अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। जैसे कि ठोस को H से, द्रव को L से, गैस अवस्था को G से, जलीय विलयन को AQ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आया है, मतलब यह संतुलित है, जो आप अभी संतुलित कर रहे थे, यह संतुलित है। अब चरण 6 में कह रहा है, कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखे हैं। जैसे कि अभिकारक, अब हम समझेंगे, मतलब चरण 6 में खत्म होता है। अब हम जानेंगे अभिकारक मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला है संयोजी अभिक्रिया मतलब संयोजन अभिक्रिया, पहला है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे ही संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि A प्लस B मिलकर जो कि नया बनाते हैं, उसे C कहते हैं। एकल उत्पाद बना रहा है ना, वह C। जैसे कि उदाहरण में हम समझ लेते हैं, जैसे कोयले का दहन मतलब C प्लस O मतलब C कार्बन और ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड एक जल है। अब जैसे जल का निर्माण जैसे कि H2 लेते हैं प्लस मतलब हाइड्रोजन प्लस O2 लेते हैं मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या बनाता है, मतलब जल बनाता है। यहाँ पर बराबर का सिंबल लगाना था,
जैसे कि CO मतलब CaO जो कि बिना भूंजा हुआ चूना है, प्लस H2O जल लेते हैं तो इससे बनाता है भूंजा हुआ चूना। भूंजा हुआ पहले लेते हैं बिना भूंजा हुआ चूना तो बनाता है भूंजा हुआ चूना, जैसे कि CaOH ब्रैकेट के बाहर 2 लगाकर भूंजा हुआ चूना बनाता है। अब देखेंगे ऊष्माक्षेपीय क्रिया। ऊष्माक्षेपीय क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ही ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय क्रिया। इसके उदाहरण को अब समझते हैं। इसका उदाहरण यह है कि प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे कि CH4 यह एक गैस है, प्लस O2 जो कि ये भी गैस है। अब है फिर इससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है और प्लस ऊष्मा भी बनाती है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। हम ये भी जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया है, जैसे कि श्वास को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार देखिए कि ग्लूकोज को तोड़ता है किस प्रकार में, जैसे कि C6H12O6 प्लस 6O2 को इस प्रकार तोड़ता है, जैसे 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा भी होता है इसमें। अब देखेंगे हम वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया और संयोजन अपक्रिया में यह एकदम मिलते जुलते मतलब परिभाषा है। जैसे कि वियोजन में इस अपक्रिया में एकल अपचारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। उसमें संयोजन अपक्रिया में मतलब 2 या 2 से अधिक अपचारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते थे तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया में इस अपक्रिया में एकल अपचारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे ही वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अब देखेंगे ऊष्मीय वियोजन, जो कि वियोजन अपक्रिया के वियोजन अपक्रिया के प्रकार हैं। वियोजन अपक्रिया ऊष्मीय वियोजन भी, जैसे कि ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ही ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्मीय वियोजन। अब देखेंगे हम इनके उदाहरणों को। उदाहरण जैसे कि उदाहरण है 2FeSO4 जिसे फेरस सल्फेट या हरा रंग कहते हैं। आज जान लिए ना मेरे दोस्त, आप इसको नहीं जानते थे कि फेरस सल्फेट हरा रंग होता है। आप आज जान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, फेरस सल्फेट हरा रंग को ही फेरस सल्फेट कहते हैं। ऊष्मा के साथ दहन कराते हैं, जो कि Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनाता है, मतलब फेरिक ऑक्साइड बनाता है, मतलब FeO3 फेरिक ऑक्साइड, जिसे भूरा लाल रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? भूरा लाल रंग, जिसे फेरिक ऑक्साइड को भूरा लाल रंग कहते हैं। अब दूसरे उदाहरण को समझते हैं, जैसे CaCO3 को भूंजा मतलब चूना पत्थर कहते हैं। CaCO3 को चूना पत्थर कहते हैं। ऊष्मा देकर हम इसे बनाते हैं बिना भूंजा हुआ चूना। क्या बनाते हैं? बिना भूंजा हुआ चूना। जैसे CaO प्लस CO2 जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CaO बिना भूंजा हुआ चूना भी बनाता है। चूने से भी हम बिना भूंजा हुआ चूना बना सकते हैं, जाने। अब हम देखेंगे वैद्युत वियोजन विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन ही विद्युत वियोजन समझेंगे। यह दूसरा है। अब उदाहरण में हम समझते हैं। उदाहरण में देखिए ये इतना चित्र है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। चलिए अब हम इसे आपको समझाते हैं। जैसे कि पहले हम जल ले लेते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में प्रवाहित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। पहले हम लेते हैं एक प्लास्टिक का मग लेते हैं। प्लास्टिक का मग लेकर इसमें हम दो पराख नलियाँ लेते हैं, मतलब परख नली लेते हैं और इसमें पानी डाल देते हैं और परख नली में ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन। परख नली एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एक ऑक्सीजन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर विखंडित भी हुआ है, यहाँ पर देखिए विखंडित हुआ है यहाँ पर ना। अब फिर इसमें हम
क्या करेंगे, विद्युत धारा मतलब 6 वोल्ट का बैटरी के साथ इसे जोड़ देते हैं, जिसे शावर स्टॉपर से जोड़ते हैं, जिसे शावर स्टॉपर कहते हैं। फिर एनोड और कैथोड में 6 वोल्ट बैटरी के साथ विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और एक यहाँ पर स्विच भी लगा देते हैं। स्विच लगाकर विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो अब इसके हम सभी डिटेल को समझेंगे इसमें। फिर है प्रकाशिक वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन ही प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे कि Ca2AgCl जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये बनाते हैं 2Ag + Cl2। और दूसरा उदाहरण है 2AB मतलब 2AgBr सूर्य की उपस्थिति में 2Ag + Br2 बनाते हैं। अब इस सब क्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफिक में होता है। मतलब इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफिक में किया जाता है। आप इसको याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब देखेंगे हम ऊष्माक्षेपीय क्रिया। जिन अक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मीय वियोजन अक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन अक्रिया कहते हैं। अब हम देख लेते हैं विस्थापन अक्रिया। विस्थापन अक्रिया को हम कल देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले सेक्शन में। जय हिंद। आप मिलते हैं अगले सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत।